हो गया आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात हमारे प्यारे सभी साथियों को जी के पी स्टडी अब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी आज क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं वो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और मुझे बहुत ही सारे क्वेश्चन कराने हैं। जो भी आपके बुक हैं, जैसे कि टार्ट हो गया, हिंदू लॉ हो गया और इंटरनेशनल लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इन सभी बुकों को हमें साथियों आप लोगों को जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू बनने वाले हैं वो करा दूं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आप लोगों का जो पेपर है एमसीक्यू होने वाला है और उसमें 50% आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, जिसमें आपको लिखना रहेगा। ठीक है साथियों, तो मैं बिना समय व्यतीत किए आप लोगों को ले चलता हूं पहले क्वेश्चन की तरफ आज के। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वर्तमान समय में संपत्ति का न्यायगमन होता है? तो आप लोग बताएंगे उत्तराजीविता द्वारा, मिताक्षरा के द्वारा, दायभाग के अनुसार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा। तो मैं बता दूं साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा। ठीक है, तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही जल्दी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, एग्ज़ाम आपके बिल्कुल ही नज़दीक आ चुका है और हमें बहुत ही सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो व्यक्ति आपस में केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा संबंधित हो तब उन्हें कहा जाता है? बंधु कहा जाता है, एकोदर कहा जाता है, गोत्रज कहा जाता है या सहोदर कहा जाता है? तो मैं बता दूं साथियों, ऐसे पुत्र को क्या कहते हैं? गोत्रज। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 89 क्वेश्चन भी साथियों वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने पीछे बताया था। यदि कोई व्यक्ति हिंदू पुरुष मिताक्षरा संपत्ति में हित रखते हुए मरता है तो उसकी संपत्ति क्या न्यायगमन होगा? उसकी संपत्ति का न्यायगमन कौन होगा? उत्तराधिकार के द्वारा होगा या उत्तराजीविका के द्वारा होगा या उपरोक्त में से दोनों होगा? तो मैं बता दूं उपरोक्त में से दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा में मिताक्षरा विधि में संबंधित उपबंध दिया गया है? तो मैं बता दूं साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा साथियों, क्योंकि समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन को कराने होंगे, मजबूरी है। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति पर जिनके विवाह पर विशेष विवाह अधिनियम 1954 लागू होता है, या मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति पर, या उपरोक्त दोनों? तो मैं बता दूं साथियों, ये उपरोक्त दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में उत्तराधिकारियों को वर्गों में विभाजित किया गया है। तो साथियों ये भी नहीं है, इसका आंसर ये भी नहीं है। संपीड़न वर्ग के आधार पर द्वितीय वर्ग का उत्तराधिकार ये भी नहीं है। ऑप्शन सी उत्तराधिकार के प्रथम, ये भी बिल्कुल ही गलत है साथियों। ऑप्शन डी देख लेते हैं, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, तो साथियों यही सही है, देख लीजिए। अनुसूची के प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी, अनुसूचित के द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी, या गोत्रज एवं बंधु? ठीक है, ये बिल्कुल ही सही आंसर है। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की कौन सी धारा स्त्री के संबंध में सीमित स्वामित्व की अवधारणा को त्याग कर पूर्व स्वामित्व की अवधारणा कायम करती है? तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, 14, धारा 14 इससे संबंधित है। तो साथियों 95 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यदि दो व्यक्ति की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में होती है जिसमें वह अभी निश्चित किया जाना संभव नहीं है कि उसकी मृत्यु पहले हुई है, तो उसके संबंध में उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 21 में क्या उपधारणा की जा सकती है?
तो मैं बता दूं साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तराजीवी रहा हो। ठीक है, ऑप्शन ए ही सही होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति उत्तराधिकार में पाने के लिए उसकी हत्या कर देता है या उसकी हत्या का दुरुपयोग करता है, तो क्या वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत विरासत पाने के योग्य होगा? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं होगा साथियों। ठीक है, और बेयरेक्ट भी कहता है कि नहीं होगा, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रोसीड करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 संबंधित है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 30 संबंधित है। तो 97 क्वेश्चन का आंसर बताना है हमें। 97 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप भी बताएंगे साथियों हमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसीयती उत्तराधिकार से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो 98 क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति निर्वसियत के रूप में अपने पीछे कोई उत्तराधिकार छोड़े बिना मर जाता है तो उसकी संपत्ति किसका न्यायगमन होगा? ठीक है, तो उसकी संपत्ति साथियों राज्य सरकार की हो जाएगी। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हमारे एलएलबी के सभी छात्र ऐसे ही कर लेते, गर्दा गर्दा काट देते इस क्वेश्चन में। आ जाइए 99 क्वेश्चन में, सहदायिकी की विशेष परिभाषा में बताना है। सहदायिकी की परिभाषा क्या है या विशेषताएं क्या है? ठीक है, अगर जो भी इसका साथियों थ्योरी पढ़े होंगे वो सभी लोग अब तक इसका सही आंसर समझ चुके होंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, 99 का डी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी हम करते हैं साथियों। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग में हैं जिन्हें इसी वीडियो में हमें कवर करना है। सहदायिकी का निर्माण करते हैं, सहदायिकी का निर्माण करते हैं 3 पीढ़ी या प्रथम पुरुष सदस्य एवं पुत्री, 4 पीढ़ी तक के पुरुष सदस्य या 2 पीढ़ी तक के पुरुष सदस्य या 5 पीढ़ी तक के पुरुष सदस्य। तो मैं बता देना चाहता हूँ ऑप्शन ए हो जाएगा 3 पीढ़ी तक के पुरुष सदस्य एवं पुत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सहदायिकी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है विभाजन द्वारा, अंतिम उत्तरजीवी, सहदायिकी की मृत्यु द्वारा, उपरोक्त दोनों। तो 101 का आंसर बताएंगे आप लोग, तो ऑप्शन सी हो जाएगा उपरोक्त दोनों। संयुक्त परिवार का निर्माण होता है, संयुक्त परिवार का निर्माण होता है किसके द्वारा? पुरुष द्वारा या स्त्री द्वारा? तो मैं बता दूं साथियों ऑप्शन क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन ये दोनों सही है, पुरुष और स्त्री का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देख लेते हैं सी में क्या दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है साथियों उपरोक्त दोनों। दोनों क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल ही सही है दोनों ऑप्शन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सहदायिकी संपत्ति से संबंधित वाद है, सहदायिकी संपत्ति से संबंधित वाद कौन सा है? तो मैं बताऊं साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो वाद हैं तीनों, ये तीनों सहदायिकी संपत्ति से संबंधित वाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिंदू की सहदायिकी संपत्ति, एक हिंदू की सहदायिकी संपत्ति किसे कहेंगे? उत्तराधिकार से न्यायगत होती है या उत्तराजीवी से न्यायगत होती है या विभाजित की जा सकती है? तो मैं बता दूं साथियों उत्तराधिकार से न्यायगत होता है, तो बिल्कुल ही सही है, और उत्तराजीवी से न्यायगत होता है ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ब दोनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ऐसा मुझे आशा है। हनुमान प्रसाद बनाम मुसम्मता बबूईवाद संबंधित है। तो ये बबूईवाद बताना है कि किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं। हिंदू संयुक्त परिवार के कर्ता की शक्ति एवं पूर्ववर्ती ऋण से, ठीक है, अव्याहिरिक ऋण से, या विधवा की दत्तक करने की शक्ति से, और ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं साथियों, नारी संपदा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू संयुक्त परिवार की कर्ता की शक्ति एवं पूर्ववर्ती ऋण से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। छठा क्वेश्चन, क्या मिताक्षरा विधि में पत्नी सहदायिकी हो सकती है? क्या मिताक्षरा विधि में पत्नी सहदायिकी हो सकती है? तो नहीं हो सकती है साथियों, ये बिल्कुल ही गलत है। तो ये था साथियों हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। और साथियों अगर इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है हमने, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता देंगे। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।